ताड़ी बजा दे, जोरदार ताड़ी बजाते रहे, जोरदार ताड़ी से स्वागत करें। एक लगा सुनील रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आदित्य सुरजेवाला जी मंच पर पहुंच चुके हैं। आप सभी साथी दोनों हाथ उठा के ताड़ियां जरूर बजाते रहे, जोरदार ताड़ियां जरूर बजाते रहे, ताकि आज की जीत निश्चित जीत हो। आज का ये हरियाणा में पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए जीत का। आज का ये आगाज, चुनाव का बिगुल, जोरदार ताड़ियां जरूर बजाते रहे। भाई आदित्य सुरजेवाला जी, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, बजाते रहे, बजाते रहे। स्वागत, जोरदार ताड़ियों से स्वागत, ताड़ियां बजाकर स्वागत करें। जोरदार ताड़ी बजाए, बस जोरदार ताड़ी, हाथ उठा के ताड़ियां, हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के ताड़ियां। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बस स्टेज खाली कर दे, मंच खाली कर दे, मंच खाली भैया, बंद कर दे भाई, बंद कर दे, बंद। हेलो हेलो, बंद करियो। हेलो, धन्यवाद। हेलो हेलो, बंद। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंच खाली कर दे भाई, राजा साहब मंच खाली कराओ, अनिल ये मंच खाली करो। चला दो भाई, ये मंच खाली कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बैठ जाओ मंच पर, बैठ जाओ साथी, बैठ जाओ भाई। आपके बीच में आदित्य सुरजेवाला जी और चाची रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पहुंचे हैं। एक बार धन्नू हाथ उठा के जोरदार ताड़ी बजाए, धन्नू हाथ उठा के, धन्नू हाथ उठा के जोरदार ताड़ी। आदित्य सुरजेवाला को बुलाओ। हेलो हेलो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बंद भाई, एक बार रुक जाए साथियों, रुक जाए एक बार। अब मैं प्रार्थना करूंगा आपके हरमन प्यारे युवाओं दिलों की धड़कन और युवाओं की आवाज, आपके बाबू अजीत, आपके अपने बेटे आदरणीय आदित्य सुरजेवाला जी से प्रार्थना करूंगा कि और अपनी बात के जोरदार ताड़ी हो जाए। आदरणीय एक बार नारा लगाओ, सुरजेवाला आगे बढ़ो, सुरजेवाला आगे बढ़ो, राहुल गांधी
आदर 2 मिनट में साथ आदर और सम्मान के योग्य मेरे पिताजी हरियाणा की मान बान और शान रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मंच पे उपस्थित मेरे सारे साथी, नौजवान और बुजुर्ग साथी, मेरी मातृशक्ति बहनें, हमारे प्रेस के सारे साथी जो हमें कैथल और हरियाणा की खबरें बताते हैं, आप सबका धन्यवाद करता हूं मैं। एक छोटे से बुलावे पे आप सारे इतने सारे हमारे साथी आए जाओ हमारे सामने। ये जनसभा हमें एक चीज बताती है, बीजेपी की सरकार खत्म हो गई है। 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार आ रही है। आज हम कपिस्थल की तपभूमि पे खड़े हैं, भाई उदय सिंह के किले के सामने। ये वही भूमि है जो पिछले 20 सालों से मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का घर बना है, और ये मेरा बड़ा परिवार सामने खड़ा है। और हमने अपने घर को सजाने की और रोशन करने की पूरी कोशिश की। 2004 से 14 इतने अनेक काम किया, अगर मैं गिनने लगूंगा तो हम तो यहाँ 4 बजे तक बैठे रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से गवर्नमेंट कॉलेज, अनेक पॉलिटेक्निक, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, अस्पताल, 36 बरादरियों के लिए धर्मशाले, बाईपास, ओवरपास, अंडरपास, बिजली घर, सीवेज सिस्टम, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, इतने सारी की सारी चीजें हमने बना के दी। क्यों दी? अपने परिवार के लिए हमने बना के दी। बट हम सब जानते हैं पिछले 10 सालों में क्या हो गया। हमारे घर की हालत, हमारे हरियाणा की हालत क्या हो गई। वही किसान जिनकी ये जमीन है, जितने इतने सालों से खेती करके हमें खाना देते हैं, पूरे देश को खाना देते हैं, उनके खिलाफ, इनके विरोध में ये सरकार काम करती है। इतने पूरे हरियाणा के इतिहास में इतनी किसान विरोधी सरकार कभी नहीं हुई है। वो 3 काले कानून के खिलाफ हमारे भाई बहन बंधु बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े रहे। 700 से ज्यादा शहीद हो गए। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। मेरे युवा साथी जो रोजगार चाहते हैं, जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य इन्होंने खत्म कर दिया। हरियाणा पूरे प्रांत में के पूरे देश में नंबर 1 हुआ करता था। आज नंबर 1 सिर्फ एक चीज में रहता है, बेरोजगारी में। 5 साल मैं कनाडा रहा। 2018 में जब गया, मुझे हरियाणा के साथी बहुत कम मिलते थे। 2023 में सिर्फ हरियाणा का युवा था वहां, क्योंकि उन सबको लगता था कि हरियाणा में हमारा कोई भविष्य नहीं बचा है। सब बोलते थे हम अपने जमीन, अपने माँ बाप की जमीन बेच के, पैसे उधार पे लेके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, अमेरिका चले जाएंगे, क्योंकि हमें मेहनत करनी है, काम करना है, अपने परिवारों का नाम रोशन करना है। बट हरियाणा में कुछ भविष्य नहीं है, हमें बाहर जाके ही करना पड़ेगा। और मेरा दिल टूटता था ये सुन के। मेरी बहनें, माताएं जो रात को भी बाहर जा सकती थी, हर एक लाइट जलती थी हमारी, सारी चोरी चकार गुंडागर्दी खत्म कर दी थी हमने शहर में। आज के दिन वो सूरज ढलने के बाद डरती है बाहर जाने से। वो बोलती है पता नहीं हमारे साथ क्या कर दे, क्या हो जाए, कोई ध्यान तो रखता ही नहीं हमारा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कांग्रेस पार्टी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सरकार एक विजन के साथ चलाते थे। अगले 10 साल 15 साल में हमारे कैथल, हमारे हरियाणा का हमें क्या करना है। इस भाजपा सरकार को विजन का वी भी नहीं आता। कैथल का नाम इन्होंने खराब नहीं किया, पूरे हरियाणा का नाम इन्होंने पूरे देश में खराब कर दिया है।
हम चाहते थे हम अपने शहर को, जो एक छोटा सा शहर होता था, अपनी मेहनत से, आप लोगों की मेहनत और आशीर्वाद से गुड़गांव से भी ज्यादा बेहतर बना के दिखाए। अनेक प्रोजेक्ट लेके आए, अनेक प्रोजेक्ट लेके आए हम, और हमने अनेक प्रोजेक्ट शुरू भी किए। सिटी स्क्वायर हो, यहां ओपन एयर थिएटर बनना हो, पार्किंग लॉट बनना हो, जहां हम छोड़ के गए उनके बाद इन लोगों से एक ईंट नहीं लगी है, खंडर बन गए हमारे सारे के सारे प्रोजेक्ट। हमारे स्टेडियम खंडर बन गए। हमारे बच्चे जो हम बोलते हैं ओलंपियंस है, ओलंपिक मेडल जीत के आने चाहिए उन्हें, उनके स्टेडियम्स में बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, इतने बुरी हालत है उनके बाथरूमों की, पानी की व्यवस्था नहीं है। फिर आप बोलते हैं हम मेडल कैसे जीत के, आप तो उन्हें पानी और बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं दे रहे। हम चाहते हैं, मेरा सपना, मेरे पिताजी का सपना एक है, कैथल का नाम रोशन करके एक बार फिर हम कैथल को शाइनिंग स्टार ऑफ हरियाणा, शाइनिंग स्टार ऑफ इंडिया बना के दिखाएं। दादाजी के समय से हमें सिर्फ एक चीज सिखाई गई है, काम की राजनीति कैसे करनी है। ये पार्टी भाजपा सरकार सिर्फ नफरत की राजनीति जानती है, जाति धर्म की राजनीति जानती है, उन्हें विकास करना तो आता ही नहीं। वो गरीब आदमी के साथ कभी खड़े ही नहीं होते, उसके विकास के बारे में सोचते नहीं। हम बोलते हैं हम गरीब आदमी के साथ हमेशा खड़े हैं, रात हो या दिन हो। जब उसका विकास होएगा, जब गरीब आदमी, आम आदमी का विकास होएगा, हमारा हरियाणा पूरे देश का खुद ही विकास हो जाएगा। बट उसके लिए हमें आप सबकी मेहनत की, आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। एक बार फिर इस शहर में हम सुरक्षा लाना चाहते हैं, हमारी सड़कें ठीक करना चाहते हैं, हमारी लाइटें ठीक करना चाहते हैं, पानी बिजली की व्यवस्था एक नंबर की फिर बनाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि गर्व से मेरे सारे जवान और बुजुर्ग साथी कह पाए कि मैं कैथल से हूं और मेरा कैथल महान है। जब तक मेरे पास युवा खड़े हैं, गरीब आदमी खड़े हैं, किसान आदमी खड़े हैं, मेरे साथ खड़े हैं, उनकी ताकत से मैं जानता हूं हमें कोई नहीं हरा सकते। इतनी बड़ी मार्जिन से जीत के आएंगे, कैथल ने अपने इतिहास में नहीं देखा होगा। ये लड़ाई सिर्फ एक चीज की है मेरे साथियों, ये विकास की लड़ाई है और भविष्य की लड़ाई है। मेरे साथ खड़े हो, ये सिर्फ अगले 5 साल की लड़ाई नहीं, अगले 50 साल की लड़ाई है। आप सारे साथी, हमारे सारे कार्यकर्ता, आप लोग हर एक कैथल के उस साथी के पास जाओगे, हर घर में जाओगे और ये समझाओगे, बताओगे जो हम सबको पहले से ही पता है। सरकार बदल रही है, समय आ गया है, एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाओ और हरियाणा का भविष्य बनाओ। शुक्रिया मेरे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। भाई एक बार आदित्य सुरजेवाला जी के नारा लगाना जोर से, आदित्य सुरजेवाला आगे बढ़ो, आदित्य सुरजेवाला आगे बढ़ो, रणदीप सिंह सुरजेवाला आगे बढ़ो, हरियाणा के दीप की, हरियाणा के दीप की। अब मैं प्रार्थना करूंगा इस इलाके की शान, हरियाणा की आवाज, विकास और विश्वास के प्रतीक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, राज्यसभा सांसद
से स्वागत करें आदरणीय सुरजेवाला जी। आदर, मान और सम्मान के योग्य जिंदाबाद। आदर, मान और सम्मान के योग्य मेरे मोअज़्ज़िज़ मंच पर विराजमान और सामने बैठे मेरे बड़े बुजुर्गों, आदर और सम्मान के योग्य मेरी मातृशक्ति और नौजवान साथियों, आपके इस जोश, आपके इस उत्साह, आपके इस प्यार, आपके इस स्नेह, आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं अभिभूत हूं। और बाबा बंदा बहादुर और भाई उदय सिंह, भगवान श्री कृष्ण, भोले शंकर और हनुमान जी की इस धरती पर जहां मैं उनको नमन करता हूं, वहां उनके वंशजों जो मेरे सामने खड़े हैं, मैं आप सबको भी नमन करता हूं। आपका वंदन, अभिनंदन, आपका अभिवादन करता हूं। मेरे बुजुर्गों, साथियों, आज आपके प्यार ने, आपके आशीर्वाद ने, आपके जोश और स्नेह ने एक बार फिर मुझे सुरजेवाला जी की याद दिलवा दी। और आपका प्यार, मंच पर जो मेरे बुजुर्गवार बैठे, मेरे सामने जो पिताजी के दोस्त बैठे, उनके सहयोगी बैठे, आपका प्यार और स्नेह ये दर्शाता है कि आप में से हर एक व्यक्ति के अंदर शमशेर सिंह सुरजेवाला मुझे नजर आता है, वो जिंदा। शमशेर सिंह सुरजेवाला अमर रहे, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला अमर रहे। और जब तक आप हैं, और जब तक आप हैं, मैं और सुदीप भाई बात कर रहे थे, मैं और चाचा जी बरजिंदर बात कर रहे थे आज सुबह, कि जब तक आप हैं, मुझे लगता है कि पिताजी यहीं हैं और आपके अंदर हैं, और आपके साथ उनका आशीर्वाद चल रहा है। मैं, मेरे बुजुर्गों, साथियों, चुनाव की बात करेंगे, पर मैं आपसे एक बात आज और करना चाहता हूं। एक बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, थोड़ पड़ा पत्थर भारी, और दूसरा कहा करते थे, अपना मारे छाव में गेड़े। तो पिछली बार दौड़े भाई, पिछली बार थोड़ी सी 560-70 वोटों से जब अपन चुनाव हार गए, तो मुझे आज भी याद है, बहुत सारे साथी मेरे पास आए, उनके आंखों में आंसू थे। बहुत सारे साथी हताश और निराश हो गए। बहुत सारे साथियों को लगा कि अब राजनीति का एक बड़ा दरवाजा सदा सदा के लिए अपने लिए बंद हो गया। बहुत सारे साथियों को ये लगा कि 20 साल में जो कमाया था वो सब गुम हो गया। बहुत सारे साथियों को ये लगा, समेत मेरे, कि शायद अब यहां से आगे बढ़ पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी निराशा भी थी और कहीं कहीं गुस्सा भी था और बहुत सारी उदासी भी थी। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको अगर झटके पे झटका लगे इस प्रकार का, ना कोई भगवान है, मैं तो नहीं हूं, जिसके मन में उदासी और निराशा ना आए।
और मैं चाचा जी को एक दिन कह रहा था कि पिछले चुनाव के नतीजों के बाद, काम और सेवा करने के बाद नतीजे और परिणाम, सब मेहनत करते हैं, दो पहलवान गुड़ेंगे, एक भाई को जीतना, हमें उस भाई से ईर्ष्या नहीं है कोई, ना उस भाई से कोई तकलीफ, दो लड़ेंगे, एक को जीतना है। पर मुझे पहली बार लगा जीवन में, आदित्य यहां से कह रहा था कि केवल काम जानते, मुझे तो और कोई काम आता नहीं सेवा करने के अलावा, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे और कोई काम सिखाया ही नहीं। और सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और बहुत बहुत बड़े बड़े नेता जिनके साथ काम करने का मौका मिला, राजीव गांधी जी का स्पर्श राजनीति में मैंने लिया, बहुत युवा अवस्था में, बहुत नजदीक से। बहुत कम लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने राजीव जी के साथ काम किया हो, फिर इंदिरा जी के साथ काम किया हो, फिर सोनिया जी के साथ काम किया हो, फिर राहुल जी के साथ काम किया हो, और प्रियंका जी के साथ काम किया हो। गांधी नेहरू परिवार की 3-3 पीढ़ियों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। और जब मैं कहा आपको थोड़ पड़ा पत्थर भारी, मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे, उन्होंने कभी मुश्किल समय में पीठ नहीं दिखाई। 1977 में एक ऐसा समय आया, ये जो मेरे नौजवान भाई खड़े हैं सरपंच साहब, और मुझसे छोटी उम्र वाले, इनके लिए जानना जरूरी, 1977 में एक ऐसा समय आया जब इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई। ये कहते थे इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हार सकती, पर वो हार गई। और शाह कमीशन बना, उनको हथकड़ी लगाई, उनको जेल भेजने की कोशिश की, इत्यादि इत्यादि। हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी टूट गई, और सारी कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार को छोड़कर भाग गई। बहुत बच्चे उसके बाद पैदा हुए, उन्हें नहीं याद होगा। मेरा जन्म 67 में हुआ, मैं उन दिनों 10 साल का था। और जैसे पिताजी जो थे वो हरियाणा में 3 एमएलए बने, बाबूजी, चौधरी बीरेंद्र सिंह और पोसवाल जी। पोसवाल जी बाद में देवीलाल जी के साथ चेयरमैन बन गए। उन दिनों एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता था, तो 2 ही एमएलए बच गए, बाकी सब चले गए छोड़कर। बाबूजी इंदिरा गांधी जी के साथ रहे। उन दिनों उन्होंने मेरा भी स्कूल में भर्ती करवाई थी। चंडीगढ़ में सब चाहते हैं अपने बच्चे को कि वो अच्छी जगह पढ़ ले। उन्होंने उसी दिन मेरा नाम कटवाया जिस दिन कांग्रेस पार्टी टूटी, और मुझे और मेरी मां को वापस घर भेज दिया चाचा। बोले अब आप नरवाना रहो, जाओ। और हमारा घर कांग्रेस पार्टी को दे दिया। कांग्रेस पार्टी के पास खाता भी नहीं था उन दिनों। ये बात बहुत कम लोग पंडित जी जानते, खाता ही नहीं था। तो अपनी तनख्वाह डालकर, अपने पैसे डालकर वो खाता खोला इंदिरा कांग्रेस का। और फिर 1977 से 1981 तक, जब तक सारी सरकार कांग्रेस में नहीं आ गई, पुनिया साहब यहाँ हैं, उन्हें पता है, और मेरे बुजुर्गवार यहाँ हैं, उनको पता है, सरपंच साहब यहाँ खड़े। फिर वो दफ्तर कांग्रेस का हमारे घर से चलता था। कांग्रेस पार्टी पंडित जी अपने घर से चला करती थी, और वही विधायक दल के नेता थे, वही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बाद में चौधरी सुल्तान सिंह को राव साहब उन्होंने बनाया। और उस समय ये लगता भी नहीं था। देवीलाल जी ये कहा करते थे, बाद में देवीलाल जी हट गए, भजन लाल जी बने, कि 100 रुपया दूंगा अगर एक कांग्रेसी दिखा दो हरियाणा में। गरीब आदमी को इकट्ठा किया, एससी बीसी समाज को इकट्ठा किया, छोटे छोटे भूमिहीन और थोड़ी भूमि वाले किसान को इकट्ठा किया, और फिर संघर्ष किया। और 1981 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी। फिर उन्होंने दोबारा से, इंदिरा जी ने उन्हें सेवा का काम दिया। जो सारे चौधरी हैं कांग्रेस के आज आपको दिखते हैं, सारे भाग गए थे। पर मुझे आज भी याद है कि पिताजी खड़े रहे। बीरेंद्र सिंह जी उन दिनों थे, वो पहली बार जीवन में चुनाव लड़े थे। ऐसे ऐसे नौजवान होते थे, वो खड़े रहे, और मेरी उम्र 10 और 11 साल थी। फिर बुरा समय आया 1987 में।
देवीलाल जी की 85 सीट आई, कांग्रेस की मात्र 5 सीट आई। आंधी चल रही थी, लोग धूलिये मारते थे कांग्रेस का झंडा देखकर। बहुत ही बुरा वक्त था कांग्रेस के लिए। लोग अंदर नहीं जाने देते थे, गांव के अंदर, शहर के अंदर जलसा नहीं कर सकती थी कांग्रेस पार्टी। एक ऐसा समय आया और 87 में हम चुनाव हार गए। जैसे आज बीजेपी के खिलाफ माहौल है ना, ऐसा ही माहौल उन दिनों कांग्रेस के पास था। तो उन दिनों कांग्रेस की 5 आई थी, इनकी पता नहीं कितनी आएंगी, ये तो भगवान जाने। ऐसा ही माहौल था। 1988 में उन्हें बुला के कांग्रेस का प्रधान बना दिया। सबने ये कहा कि ये एक बार फिर आपने ये मरी हुई लाश को अपने यहां ऐसे ही बोल देते हैं। कांग्रेस कभी मर नहीं सकती, मैं आपको आज कह रहा हूं। मैं भी चला जाऊं तो भी नहीं मरदी, रहेगी, क्योंकि ये तो लोगों के मन में जिंदा। कांग्रेस लोगों से बड़ी। पर बोले आपने तो एक ऐसे पंगे का हाथ ला लिया, ये तो ठीक हो ही नहीं सकते कभी। देवीलाल जी फिर चीफ मिनिस्टर बन गए। अब तो स्वर्ग में बाबूजी भी, देवीलाल जी भी। उन्होंने फिर बयान दे दिया 100 रुपए दूंगा कांग्रेसी दिखाओ। फिर बाबूजी को छेड़ लिया, उन्होंने कहा मैं दिखाऊंगा। उन्होंने 51,000 कांग्रेसी रजिस्टर किए। बोले कौन कौन जेल जाएगा देवीलाल जी की पार्टी के खिलाफ वो रजिस्टर हो जाओ। यहां कई खड़े बुजुर्गवार जो हैं अभी भी। और अंबाला से चंडीगढ़ तक पैदल ले गए। जेल छोटी पड़ गई। बाहर वाले ग्राउंड में हजारों आदमी आते हैं, वो छोटे पड़ गए। वहां टेंट लगाया राव साहब, राज्यपाल जी, टेंट लगाकर फिर सबको गिरफ्तार किया और एक हफ्ता गिरफ्तारी दी। उसके बाद कांग्रेस खड़ी होती गई और 91 में कांग्रेस फिर जीत गई। जब 91 का चुनाव हो रहा था, फिर राजीव जी की हत्या कर दी गई। तो जो कांग्रेस का दोबारा सबसे बुरा समय आया 87 से 91 तक का, जब सारे जितने चौधरी दिखते हैं वो फिर बाज गए। पिताजी खड़े रहे। मैं उन दिनों 17, 18, 20 साल का होता था, युवा कांग्रेस में काम करता था। जो लोग जेल में थे, मैं उनकी रोटी बनवाकर, मेरा यही काम था। क्यों, इतने लोगों को तो जेल भी रोटी नहीं खिला सकती। तो मेरा काम था हलवाई करके 9 सेक्टर में वहां कांग्रेस दफ्तर के बाहर करके, एक मेरे पास जीप होती थी, जिप्सी आती थी उन दिनों, तो मैं उस जिप्सी में 500 गेड़े मारता, खाना लेकर जाता सबका, ताकि कोई भूखा ना सोए तीनों टाइम। फिर कांग्रेस के पास बुरा समय आया 1996 में। कांग्रेस फिर हार गई। 8 एमएलए आए, मैं उनमें से एक था। 93 में हार गया था, 96 में मुझे एमएलए बनने का मौका मिला। फिर बोले कांग्रेस तो दोबारा आती नहीं। 2000 में फिर चुनाव हुए, कांग्रेस फिर हार गई। 15 एमएलए आए थे, शायद 16 आए होंगे, इतने ही थे। मैं जीता हुआ, कुछ मेरे को नरवाना के बड़े मोजिज चेहरे यहां दिख रहे हैं। जीता हुआ मैं जो हूं, उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया ओम प्रकाश चौटाला जी ने, और मुझे हराया दिखा दिया, उनको जीता दिखा दिया। ठीक है, उनकी सरकार है, परमात्मा भी देखता, हमें कोई एतराज नहीं। मुझे ये लगा यार 14-13 साल हो गए, 14 में तो भगवान राम का वनवास कट गया, 13 तो कट ही नहीं रहा। ये तो यार बड़े औखे हुए। 1987 में काम शुरू किया था, पूरी जवानी चली गई। 2000 आ गया, कहने को जी 13 लगे, काटने बड़े औखे 3 दिन भी। तो 365 से गुणा करो तो 4200-4300 दिन बनते हैं। लड़ लड़कर संघर्ष कर 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 आधा घात हो गया। मैंने कहा बड़ा औखा काम हुआ, अब तो सर्टिफिकेट भी ले लिया रणदीप, अब क्या करेगा। तो 2000 में कांग्रेस हार गई, तो सोनिया जी ने मुझे बुलाया और हिंदुस्तान की कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, युवा कांग्रेस का। पहली बार हरियाणा के किसी व्यक्ति को मौका मिला। फिर 2000 से 2005 तक, जब तक यहां सरकार नहीं बनी और 4 में दिल्ली में नहीं बनी, उन 5 सालों 38 जेल काटी, हजारों आंदोलन किए, और शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जब बीजेपी की सरकार ने
हमें लाठियों से ना पीटा हो, अश्रु गैस के गोले आप हमारे ऊपर ना मारे हो, वाटर कैनन शरीर के हर हिस्से पर ना मारी हो, शरीर का कोई हिस्सा नहीं जो एक बार फटा ना हो। सुरजेवाला आगे बढ़ो, हरियाणा के दीप। गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर बनारस की जेल से लेकर लखनऊ की जेल से लेकर देहरादून की जेल से लेकर दक्षिण भारत की अनेकों जेलों से लेकर अपनी ये तिहाड़ और ये जो अपनी बुड़ेल जेल है वहां तक दर्जनों दिन उन्होंने बंद करके रखा। हर मां को ये लगता, मेरी मां को भी लगता था ये मर जाएगा, परंतु ना मरे, ना थके, ना डिगे, ना झुके, चलते रहे कांग्रेस का झंडा पकड़ के। और लोग ये कहा करते थे, आपको याद हो, जो मेरे बड़े बैठे हैं स्टेज पर भी और सामने, कि मुझे ये कहते थे, हम ये नारा लगाते थे, आधी रोटी खाएंगे सोनिया गांधी को लाएंगे, आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे, आधी रोटी खाएंगे जेल भी हम जाएंगे सोनिया गांधी को लाएंगे। तो मुझे कई शाणे आदमी, चाचा आप जैसे, ये कहते थे, बेटा कहीं पूरी उम्र भूखा ना सोना पड़े तुझे, ये कांग्रेस नहीं आ सकती, कह देते थे। इसमें क्या है? और बड़ों की बात सुननी चाहिए। मैं तो मेरे विरोधी की भी सुनता हूं, मेरा विरोधी भी जो मेरे बारे में कहता मैं उसकी बात सुनता हूं। हो सकता उसमें कुछ अच्छा हो, वो ले लो, गाड़ी है तो अगले को उल्टी दे दो, चंगा है वो ले लो, इसमें क्या माड़ी बात है। हाँ, हो सकता आप रास्ता भटके हो, वो सही कह रहा हो, तो बलवान भाई साहब उतनी ले लो, बाकी अगले की उल्टी पकड़ा दो, इसमें क्या माड़ी बात है। और बोले कि तुम तो वैसे व्यर्थ में अपना टेम खराब कर रहे हैं, पर मैं कभी अपने रास्ते से डिगा नहीं, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे यही सिखाया था। और 2004 में वाजपेयी जी चुनाव हारे, जो बहुत बड़े लीडर कहा करते थे सब उनको, और सोनिया गांधी जी और सरदार मनमोहन सिंह जी जीते। उसके बाद कांग्रेस का बुरे समय आया 2013-14 में। आपको याद है, जना जना हर कोई कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ भी कह देता था, और 2014 में सरदार मनमोहन सिंह चुनाव हार गए। सरदार मनमोहन सिंह जी को भी उनकी पगड़ी को लेकर, धर्म को लेकर बहुत गालियां दी, हमने वो सब सही, उल्टी गाली नहीं दी किसी को, गुप्ता जी। 2014 में 13 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे फिर कहा कि अब फिर तेरी जरूरत है। आज 2024 आ गया, 2024 तक आपका भाई तना खड़ा है, कभी हिला हो तो 10 साल फिर बीत गए। मैंने आपको 2 बातें कही थी, थोड़ पड़ा पत्थर भारी, लोग बदल लिए, देश बदल लिया, आपा वहीं खड़े अपनी सेवा के लिए, अपने विचार के लिए, अपने काम के लिए। और जब पार्टी ने मौका दिया 2005 से 2014 तक, और आपने भी बहुत आशीर्वाद दिया, मैं आज कपिस्थल की इस तपोभूमि पर इसको माथे से लगाकर कह सकता हूं कि रणदीप अपनी खाल की जूती बनाकर भी आपका कर्ज नहीं उतार सकता। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसलिए कि मेरा बाबूजी यहां से एमएलए थे, मेरा तो हल्का रिजर्व हो गया था। अगर आप मुझे छाती से जैसे बाबूजी लगाते हैं ऐसे ही आपने लगाया, अगर आप मुझे प्यार ना देते, ठीक है शायद हल्का तो कोई और भी मिल जाता, पर ऐसा प्यार नहीं मिलना था, ऐसे भाई नहीं मिल सकते। एमएलए तो पता नहीं आप कहां से बन जाओ जाके, पर ऐसे भाई नहीं मिल सकते, ऐसा परिवार नहीं मिल सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं आपका ऋणी हूं। और 10 साल में, और आपने, कोई कहते हैं रणदीप ने किया, वो गलत कहते हैं, रणदीप ने नहीं किया। मैं हर मोहल्ले के अंदर जाता, हर गांव में जाता, हाथ जोड़ के आपसे पूछता, मुझे बताओ मैं क्या सकता हूं। इन्होंने बताया कि तुम ये कर सकते हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आप मुझे बताते थे पंडित जी कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे क्या पता तीर्थ कहां कहां है, मुझे क्या पता बिरकियार के तालाब में सीवर, लैट्रिन, पेशाब आता है,
मुझे क्या पता भाई उदय सिंह का किला है तो उतना ही नहीं था, टूट के गिर गया था। ये कहाँ है? मैं एक एक मीटिंग करता, आप मुझे गाइड करते, आप मेरा हाथ पकड़कर बताते। तब मैं बहुत यंग था, 33-34 साल का था। आपने मुझे बताया। ये जो छोटे भाई खड़े हैं, इनमें से भी कई दरखास्त देके अपनी अपनी राय देते। भाई साहब यहाँ कॉलेज नहीं है, भाई साहब यहाँ पॉलिटेक्निक नहीं है, भाई साहब स्टेडियम नहीं है, भाई साहब इंडोर स्टेडियम नहीं है, भाई साहब यहाँ कोई ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिए जो बच्चे पढ़ते नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे तो पीएचडी नहीं होते। भाई साहब यहाँ पर कोई फार्मेसी टाइप कोई कॉलेज खोलो, या नर्सिंग कॉलेजेस खोलो, एक यूनिवर्सिटी खोलने की कोशिश करो, बड़ा अस्पताल खोलो। कोई गरीब रविदास या वाल्मीकि बैकवर्ड है, उसका इलाज नहीं हो सकता, कैसे होगा? आपने मेरा हाथ पकड़ के बताया और हमने मिलकर इस शहर को सजाया। इस शहर के आप उतने ही मालिक हो जितना मैं हूं, बराबर की अपनी मलकियत है। उनकी भी जो यहाँ नहीं आए, उनकी भी जो अपनी पर्ची नहीं देते, उनसे भी अपने सीख लिया। और मैं आज आपसे एक बात कहने आया हूं। 10 साल में हर घर के अंदर ना, मैं हमेशा कहता हूं, एक मंदिर होता है। मेरे यहां भी मेरी माँ, क्योंकि घर में बड़ी या तो माँ या बाप या घर में जो बहू भाभी होती है वो ही रखती है मंदिर। तो नरवाना में भी घर में मेरी माँ ने, जब से मैं पैदा हुआ हूं देखता हूं, एक आड़ा है हमारे यहाँ। उस आड़े में वो सारी अपनी मूर्ति रखती है, वहीं वो किताब रखती है पाठ करने वाली, वहीं धूप रखती है, वहीं करती है पूजा। अपने इस मकान में जो किसान भवन है, यहाँ मंदिर नहीं, इसलिए कि पिताजी ने, जब पहली बार मैं आया, उन्होंने कहा यह मंदिर मत बनाना। मैंने कहा जी क्यों, आपको मंदिर से कोई समस्या है? बोले ना, मैं पूरे शहर को तेरा मंदिर बनवाना चाहता हूं, नहीं तो तू एक आड़े को सजाएगा या एक कमरे को सजाएगा, फिर भूल जाएगा कि ये शहर मंदिर है। 102 शिव मंदिरों की ये कपिस्थल की तपोभूमि, हनुमान जी की उत्पत्ति वाली, जहां मां अंजनी ने सूर्य भगवान का तेज लिया था, ये तपोभूमि। भगवान श्री कृष्ण जिस मंदिर के तट पर आपके पीछे पूजा करके वो कुरुक्षेत्र की गाथा लिखने के लिए जाते थे, वो तपोभूमि। इसका तो हर कण मंदिर है, इसका तो हर व्यक्ति मंदिर है। इसमें एक काला मंदिर कैसे हो सकता है? मंदिर तो हमारे बहुत हैं, उनको तो हम सजाते हैं। वो खाटू श्याम जी का हो, वो साईं बाबा जी का हो, वो शिव जी का हो, वो हनुमान जी का हो, वो देवी माँ का हो, वो अंबिकेश्वर जी माँ का हो, वो तो हम सजाते हैं। पर इस शहर के हर कोने को अगर नहीं सजाएगा, तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये शहर जो है मेरे लिए तो मंदिर है, और मंदिर मान के सजाया। आज 10 साल जब इस शहर की को कूड़ेदान बनता देखते हैं, जब इस शहर की व्यथा और लूट देखते हैं, जब इस शहर के हर कोने पर भ्रष्टाचार देखते हैं, जब इस जिले को लूटता हुआ देखते हैं, जब गांव को टूटता हुआ देखते हैं, जब सड़क और बिजली की टूटी हुई व्यवस्था को देखते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी हमलावर ने मेरा मंदिर तोड़ दिया हो। सुरजेवाला आगे बढ़ो, हरियाणा के दीप आदित्य सुरजेवाला जिंदाबाद। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे काका ताऊओं, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बात इलेक्शन की नहीं है अकेले। बात जो लोग मंदिर को तोड़ दें, जो लोग मंदिर में कचरा फेंक दें, जिनको ये मालूम ना हो कि इस शहर के हर मिट्टी के कण में भारत की संस्कृति का इतिहास छिपा है, जिनको आपकी व्यथा और तकलीफ दिखती ना हो, जिनको ये मालूम ना हो कि जब तक आप शक्तिनगर और हरसोड़ा बस्ती को, जब तक आप ओड बस्ती को और कोड़ेखां बस्ती को, जब तक आप खुराना रोड से लेकर और सुभाष नगर तक इन मेहनत कशों की बस्ती को नहीं सजाओगे, मंदिर नहीं सज सकता। ये शहर इस सड़क का नाम नहीं, ये सड़क हमारी गरीब भाट बस्ती और रेलवे लाइन के साथ वाली वाल्मीकि बस्ती का नाम भी है।
जब तक हम एक एक गरीब के मोहल्ले में जाकर, एक एक SC-BC मोहल्ले के अंदर जाकर, एक एक मेहनत कश बगैर भूमि के यहाँ मेहनत करते हमारे साथ इस शहर को बनाते, हर घर में जाकर मेहनत नहीं कर पाएंगे, हर घर को नहीं सजा पाएंगे, उनकी जरूरियात को नहीं पूरा कर पाएंगे, ये शहर नहीं बच सकता। जब तक आप में से एक आदमी भी तकलीफ में रहेगा गांव और शहर में, ये शहर मंदिर नहीं बन सकता। मैं इसलिए आपको एक बात कहना चाहता हूं, काका मैं सबकी, मैंने 5-7 इसलिए दिए, सारी मेरे को 138 की 138 बस्तियों के नाम मौजू याद है, चिंता मत करो। मैं आपसे इसलिए एक ही बात हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आपके जोश का स्वागत है। बहुत सारे साथी ये कह देते हैं, और मैं उनका आदर करता हूं हाथ जोड़ के, कि भाई साहब हम जीत गए, या भाई साहब हम इतने मार्जिन से जीत रहे हैं, या भाई साहब इतने से। मैं आप सबका हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये चुनाव एक केवल पड़ाव है। पहले इस पड़ाव को जीतिए, उसके बाद विकास और तरक्की का असली पड़ाव उसके बाद शुरू होगा। और मैं आपसे एक दरख्वास्त और करता हूं, केवल हमें इस शहर को या इस हलके को नहीं सजाना। पता है मुझे इलेक्शन में कैंडिडेट्स को ये कहते हुए डर लगता है, हमें पुंडरी को भी सजाना है, ढांड को भी सजाना है, कलायत को भी सजाना है, गोला चीका को भी सजाना है, सीवन को भी सजाना है। पहले हमारे पूरे जिले को सजाना है, और फिर मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पूरे हरियाणा को पंडित जी सजाना। हरियाणा के हरियाणा के मैं मेरा घर सजा लूं और बाहर कूड़ा पड़ा रहे, या पड़ोसी के घर में दिया ना जले, तो मेरे अकेले का घर सजा के करूंगा भी क्या सरपंच साहब? तो इसलिए आदमी को पहले अपना घर सजाना पड़ेगा, तभी तो दूसरे का सजा सकता है। पहले अपना सजाएंगे और फिर पड़ोसियों का भी सजाएंगे, और फिर उनसे अगले पड़ोसियों का सजाएंगे, फिर अगले का, और मेवात तक सजाएंगे, और कालका तक सजाएंगे, और डब्बावाड़ी तक सजाएंगे। क्योंकि अगर मेवात में पीने का पानी नहीं है, आप बाल्टी के बाल्टी पानी खराब कर रहे हैं, आप लेक में पानी डाले बैठे हैं, तो माफ करना, आप पाप के भागीदार हैं तपोभूमि के मुताबिक। अगर यमुनानगर वाले डार्क जोन में जी रहे हैं, कुरुक्षेत्र के किसान को ट्यूबवेल नीचे कुआं खोदने की इजाजत नहीं मिल रही, पेवा वाले बेचारे मरे पड़े हैं क्योंकि उनके सारे ट्यूबवेलों पे बैन लगा दिया। अगर कालका वालों को पुल की भी जरूरत हम पूरी नहीं कर पा रहे, पहाड़ पे बसे हुए हमारे गुजर भाई 37 पुल बनाए थे मैंने, वहां सारे गुजरों के गांव जोड़कर आया मैं। भाई साहब को पता है इनके मामा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक एक पुल मैं जोड़कर आया। मैं तो वहां से चुनाव नहीं लड़ता था, क्योंकि ऊपर जो है पहाड़ पर रहते हैं हमारे गुजर भाई ज्यादा रहते। 37 पुल बनाए ताकि एक एक गांव के लोग, बच्चे पढ़ने के लिए आ सके। अगर डब्बावाड़ी में हम ये कह दें भाई ये तो ओम प्रकाश चौटाला जी का परिवार बनता, हम सेवा नहीं करेंगे, ना, हमारी जिम्मेवारी डब्बावाड़ी और फतियाबाद में सेवा करने की भी है। महेंद्रगढ़ और नारनौल में हमारे यादव भाई रहते हैं, उनको सजाए बगैर क्या आप अपना इलाका अकेला बना सकते हैं? जवाब नहीं में। हमें वो इलाका भी सजाना है। पहले अपना घर सजाएंगे, पहले अपने बच्चों के लिए 2 रोटी का इंतजाम करेंगे, और फिर पड़ोसी भाइयों को भी सजाते हुए जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। मैं इसलिए मेरी बात खत्म करते हुए आपको एक बात कहना चाहता हूं, चुनाव का नतीजा आएगा 8 तारीख को, चुनाव संपन्न होगा 5 तारीख को 5 बजे के बाद, जब आखिरी वोट डलेगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने कई विरोधी बौखलाए हुए हैं, कई विरोधी गुस्से में हैं, कई विरोधी पीड़ा में, उनके गुस्से, बौखलाहट और पीड़ा की तरफ ध्यान मत दीजिए। अपना काम है काम करना, उनका काम है गाली देना। आप मुझे बताओ, कोई सड़क पे खड़े हो क्या हाथी को गाड़ी देने लगे? हाथी मुड़ के देखे कभी? हैं? देंदे रहो इतना।
अगर हाथी इधर उधर मुड़ के देखने लगेगा तो सामने वाला कोई तड़ई ना आ जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए आप हाथी हो। मेरी एक बात मान लीजिए, क्यों आपका काम है काम करना। मैं ये नहीं कह रहा हम बड़े हैं, आप छोटे तो चींटी से भी छोटे हैं। क्यों अहंकार जो है जिस दिन शुरू हो जाएगा उस दिन आप चुनाव हार जाओगे, उस दिन आप हरियाणा भी हार जाओगे। अहंकार के लिए राजनीति में जगह नहीं है। पर मैंने आपको उदाहरण दिया जो बुजुर्ग कहते, कोई गाड़ दे रहे हो जरूरी नहीं हर बात का जवाब देना है। मुझे तो कंस्ट्रक्शन करनी है, निर्माण करना है, शहर बनाना है, गांव बनाना है, इलाका बनाना है, जिला बनाना है, हरियाणा बनाना है। जब जो बनाएगा, जो काम करेगा, उससे कोई गलती भी हो सकती है, कोई काट भी करेगा, कोई और बात भी कहेगा। अपने जो विरोधी हैं उनको भी ये मालूम है कि वो चुनाव हार चुके। वो ऐसा नहीं है उन्हें मालूम नहीं, उन्हें बेड़ा पट लिया है। आगे बढ़ो, हरियाणा के क्यों लोग शीशा है वो बता देते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, एक एक घर, वार्ड का कोई घर, चाहे वो अपने खिलाफ है चाहे वो अपने हक में, 3-3 बार हर घर में आपको मत्था टेकना है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है। गांव में कोई बिरादरी, हाँ मैं अभी बताता हूं, वो भी मैं अभी कहने वाला हूं, सही कहने लग रहा है। एक एक गांव में कोई घर किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी बैकवर्ड भाई का ना रहे जहां हमारे साथी जाकर मत्था टेक कर पर्ची मांग के ना आए। तीसरी बात, भाई साहब ये कह रहे थे जो मैं सहमत हूं, बहुत सारे साथी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हर गांव से, वार्ड से। उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, जो गांव में ड्यूटी पे लगा रखी है टीम उनको दे दीजिए, ताकि हम उन्हें रिक्वेस्ट करके इलेक्शन से एक दिन पहले ला सकें। ये सही कह रहे हैं। बिटिया भी किसी की शादी होगी, वोट यही है, वोट नहीं अभी कटवाई, तो हम ससुराल वालों को, दामाद को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप खुद नहीं आ सकते तो कम से कम आप गाड़ी दे के बिटिया को हमारी को भेज दो, वोट डाल के घंटे बाद चली जाए। हर गली में युवा जो साथी हैं, ये उनकी ड्यूटी है। लिस्ट बनाइए। सुदीप भाई को दफ्तर में हमारे साथी बैठे हैं, वहाँ शायद प्रयागराज भी जी बैठे हैं, वहाँ सरपंच साहब बैठे हैं, पूनिया साहब, वहाँ मान साहब बैठे हैं, वहाँ सुरेंद्र रांझा जी बैठे हैं, और भी कई साथी बैठे हैं, दर्जनों साथी वहाँ बैठे हैं। तो उनको दे जाइए, ताकि उनसे हम रिक्वेस्ट करके उन्हें बुला लेंगे। मैं आपसे एक ही बात कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, होश नहीं खोना इस चुनाव में, जोश जरूर। और एक पर्ची भी, पिछली बार आप क्यों चुनाव हारे, जैसे 4 वोट थी घर में, एक वोट दूसरे बूथ पे चली गई, या बुजुर्ग थोड़े बीमार थे, सोचा यार रणदीप तो जीत रहा है, कोई नहीं, बूढ़े की टाल मारो, या बिटिया की वोट अगले बूथ पे चली गई, डलवाने नहीं गए। मैंने बाद में गिनवाई, शहर में लगभग 4000 ऐसी वोट हमारी बगैर डले रही भाई साहब, और गांवों में भी 2-3 हजार वोट ऐसी बगैर डले रहेगी। 5-6 हजार वोट और आती भाई साहब अगर आप ये डलवा लेते तो। बाहर गई हुई, और जो आप घर छोड़ा है इसलिए कि सुस्ती होगी, भाई दोबारा कहां जाएगा। तो मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के विनती है, ये चुनाव होश से भी लड़ना है, जोश के साथ साथ हमें प्रेम से लड़ना है, सदाचार से लड़ना है। आइए मिलकर, जैसा आपका अजीज आदित्य कह रहा था, कैथल को हरियाणा का शाइनिंग स्टार बनाना है, ताकि हमारे गांव और हमारे शहर एक ऐसा उदाहरण बन जाएं, जिस उदाहरण की, जिसकी रोशनी में चमकते हुए पूरा इलाका दिखे। एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, मैंने आज ये रैली इसलिए कर ली नामांकन वाली, नामांकन पत्र अभी टिकट की घोषणा हो जाएगी आज दोपहर बाद, उसके बाद भरेंगे। पर क्या था, दोपहर बाद आने जाने की आपको दिक्कत होती, और कल आखिरी दिन हो जाता, तो आखिरी दिन में नहीं भरना चाहता था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पहले अपनी रवायत है कि अपन जलूस निकालेंगे, पर मुझे चाचा जी ने, सुदीप भाई ने, दोनों ने कहा कि इतनी गर्मी है,
3-3 बार पसों में आप बीज लिए हो, तो इसलिए जब टिकट की घोषणा हो जाएगी दोपहर बाद, नामांकन उसके बाद भरेंगे। परंतु नामांकन की रैली अपन ने कर ली, अब जलूस की शक्ल में और आगे नहीं जाएंगे, ये फैसला है बड़ों का। तो मैं ये फैसला स्वीकार करके आपका धन्यवाद करता हूं और एक आखिरी बात कहूंगा, आपका ये पसीना बेकार नहीं जाएगा। जहां आपका पसीना गिरेगा, जहां आपका पसीना गिरेगा साथियों, वहां तरक्की की एक ईंट लगा दूंगा उसके नीचे। बहुत शुक्रिया, जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आराम से जरा सबका बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ देगा, नहीं छोड़